हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और चैप्टर अपना पहला चैप्टर द्रोणा बैच का फिनिश हो चुका है, सॉल्यूशन। और आज हम लोग नए चैप्टर पे आएंगे और नया चैप्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। सर फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। बेटा हम वो पहले टॉपिक्स कर रहे हैं जिनसे मिनिमम 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हर एक साल के पेपर में। हर एक साल का पेपर उठा के देख लो, ये चैप्टर आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चैप्टर का यूज आपको ऑर्गेनिक में भी दिख जाएगा। ये चैप्टर हर एक जगह, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, SN1 SN2 आपने अगर ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो वहां भी यूज होता हुआ दिख जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, लालची बनते हैं, देखते हैं पहले कितने। मिनिमम 2 क्वेश्चन रहेंगे। सर मिनिमम 2 क्वेश्चन रहेंगे तो 8 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। सॉल्यूशन के भी अपने पास 2 क्वेश्चन है तो 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चैप्टर को सीरियसली पढ़ना है। अच्छा, सीरियसली पढ़ने का मतलब कि ऐसा नहीं कि शकल ऐसे बना के पढ़ रहे हैं, भाई मुस्कुराना नहीं है, सर ने बोला सीरियसली पढ़ना है। सीरियसली पढ़ने का मतलब कि सर हाँ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी चीज़ों को लिखना है, अच्छे से ट्राई करना है, क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन हमने एक साथ क्लास में ही बोला था, हमारे पास खजाना है और उस खजाने में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और हमने कल ही बोला था कि यार हमने पढ़ा था वेंट ऑफ सॉल्यूशन हमने फिनिश किया था। हम वो लोग हैं जो पीछे का रिवीजन करते रहते। ये आदत ना मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं करवा के दिखाता भी हूं। मैं बोलता नहीं हूं, सिर्फ करवा के दिखाऊंगा भी आपसे। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको सर फॉर्मूला ना भूलने नहीं दूंगा मैं। सर सॉल्यूशन में आपने जितने फॉर्मूलाज पढ़े ना, उन सबके ऊपर न्यूमेरिकल 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के करा के मैं आपको चैप्टर आपका फिनिश करा दूंगा। तो खजाना अपना इंपॉर्टेंट है। खजाने में आज क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ सब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और हम सब लोग क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। हमें पता है यार क्वेश्चंस की क्या वैल्यू होती है। एग्जाम हॉल में ना सर कोई नहीं पूछता आप कितनी थ्योरी पढ़ के आए हो, आप कितनी किताब पढ़ के आए हो। आपसे सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको आप पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, कितनी मेहनत करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सही आंसर टिक कर दिया तो सर आप हीरो हो। अगर आप नहीं गलत आंसर टिक किया आप जीरो हो जाओगे। पक्का? अच्छा, सब लोग सर केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले पीछे वाली चीज़ों को एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, ये किसके लिए था, याद करो ये किसके लिए था। ये था इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स, सर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? अरे वही जो जाके क्या करता था, सिर्फ किसी सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट कर जाएगा या फिर एसोसिएट कर लेगा। 2 ही चीजें करेगा, डिसोसिएट करेगा या फिर क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। अच्छा सर डिसोसिएट करेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि टूट गया। और एसोसिएट किया मतलब 2-3 लोगों को मिला के बैठ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, मास बढ़ जाएगा। मतलब सॉल्यूशन में जब जाते हो तो आपका पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो सकता है, आपका मास भी चेंज हो सकता है। और सर नंबर ऑफ अगर पार्टिकल चेंज होता है तो आपने पढ़ा था व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते थे, जो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स से बोलना। किस पे डिपेंड करता है बेटा, अपने आप बोलना, सुनाई दे देगा मुझे, तू अपने आप बोल। किस पे डिपेंड करता था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं सर, उसके साइज पे नहीं सर, उसके किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रोलाइट भैया कुछ ना कुछ कांड करेगा, या तो डिसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, या फिर एसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। पक्का? अरे सर हमने फॉर्मूला आई का, वेंट ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले निकाल रखे, 3 फॉर्मूले। सर कौन कौन से थे? अरे यार याद करवाओगे क्या? अरे सर साथ साथ में याद आ रहा है क्या कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और सर डिवाइडेड बाय सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। सर यही तो था अपनी जिंदगी में। किसी ने बोला सर आपने एक ही फॉर्मूला थोड़े ही ना बताया था, आपने तो बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए थे। एक फॉर्मूला मैंने मास का ही बताया था। याद करो 2 मास थे अपने पास, एक अपने पास नॉर्मल मोलर मास था, एक अपने पास नॉर्मल मोलर मास था। आई क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आई क्या था, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई की वैल्यू ये थी। फिर किसी ने बोला अरे सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, आई और भी चीजों पे डिपेंड करता है। अरे भाई क्यों नहीं करेगा, डिपेंड करता है सर। किस पे डिपेंड करता है? आई की वैल्यू हो जाती है कि सर ऑब्जर्व्ड अपॉन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई की वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय सर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है सर आई, एक बात बताइए सर आई के बारे में, ये आई तो आपने 3 फॉर्मूले बता दिए। ये आई सर, आई का फॉर्मूला अगर डिसोसिएशन होगा तो ग्रेटर देन 1। अच्छा सर, अगर एसोसिएशन होगा तो सर आई की वैल्यू लेस देन 1। बहुत बढ़िया बेटा, साथ साथ याद कर आई इज इक्वल्स टू 1 कब होगा सर, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। क्यों, क्योंकि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सर क्या है, उसको ना डिसोसिएशन करना है ना एसोसिएशन करना है, सॉल्यूशन में जैसे डालोगे वैसे बाहर आ जाएगा। यूरिया है, यूरिया को डालो पानी के अंदर, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं, तो वो क्या है अपने पास, यूरिया क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो डिसोसिएट कर जाता है। अब किसने बोला सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रोलाइट सर डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा, तो सारे बंदे थोड़ी ना डिसोसिएट करेंगे, सारे बंदे थोड़ी ना एसोसिएट करेंगे। बात तो तू सही कह रहा है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सारे बंदे थोड़ी ना सर आपकी सारी बात मान लेंगे, कुछ होंगे ना जो बदमाशी करेंगे, तो बात तो वो भी सही कह रहा है तू। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा सर, इलेक्ट्रोलाइट भी अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप का हो जाता है। सर देखो ये सब इतनी राज की बातें अगर तुम्हें समझ में आ रही हैं बेटा, आप सिलेक्शन के ना पास पहुंचते जा रहे हो। ये जितना भी आप जो जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के करते जा रहे हो ना, देख बेटा एज ए टीचर मेरा काम है आपको ना वेल ट्रेंड बना देना कि सर एग्जाम हॉल में गए टिक किया, एंजॉय करते हुए पेपर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डरते हुए पेपर कर, एंजॉय करते हुए पेपर करना, चीज़ों को रिलेट कर। इलेक्ट्रोलाइट कितने, 2 टाइप के। एग्जाम में सर कैसे पता चलेगा, जहां वर्ड यूज कर दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जहां वर्ड यूज कर दिया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, समझ जाना इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वीक। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और हमारी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं सर, जो 100% डिसोसिएशन करते हैं या फिर एसोसिएशन करते हैं, 100% डिसोसिएशन करते हैं या फिर एसोसिएशन करते हैं। सर ये 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू इसके केस में क्या हो जाती है, 1। अगर परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट, 100%। इसके केस में सोचना ही नहीं है, इसके केस में सोचना ही नहीं है सर। आप देख लीजिए इसके केस में क्या लेंगे सर, ए पे -1, बी पे कितना हो गया -2। सर कितने ए हैं, 2। सर आई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिया, कितने पार्टिकल्स, 3। शुरुआत में कितने, 1, तो अपने पास आई की वैल्यू 3 भाई 1 आ गई। ठीक है, अब देखो किसने बोला सर अगर एसोसिएट कर रहा है तो, अरे कुछ नहीं सर, आई की वैल्यू बाद में कितने पार्टिकल्स, 1, शुरुआत में कितने पार्टिकल्स, 3, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो गया। सर अब एक बात बताओ, मुझे किसी ने बोल दिया कि सर स्ट्रांग में तो सर मैं पूरा काम 100% करता हूं, तो उसमें ना मतलब ठीक है, उसमें थ्रिल है कि भाई रोज दिन अपनी मेहनत कंसिस्टेंटली कर रहा है, ठीक है, लेकिन यार मजा कब आता है। विराट कोहली पहली बार सेंचुरी मारा, लगातार सेंचुरी मारा तो मजा नहीं आ रहा था ना, लेकिन जब 3 साल के बाद मारा ना तो सब लोग ऐसे थे कि हाँ यार फिर से कोहली बैक आ गया, फिर से कोहली फॉर्म में आ गया, अब मजा आ रहा है। सर वो पहले भी सेंचुरी मार रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं मार रहा था, लेकिन हाँ 3 साल का गैप हो गया तो भाई साहब, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है सर, ये 100% काम कर रहा है। जब जिस मैच में जा रहा है सेंचुरी मार रहा है तो उतना मजा नहीं आएगा। मजा कब आता है, जब लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए। हमें भी पता है कि हार सकते हैं, लेकिन मजा उसी मैच में आता है। सिमिलरली सर जो मजा आता है केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा मजा किसको आता है सर, वीक वालों को पढ़ने में। क्यों, क्योंकि वो भाई साहब एक्साइटमेंट के साथ बैठे होते हैं। ये भाई साहब हाँ निकाल लीजिए क्या है 3/1, ये हाँ 1/3 निकाल के खुश रहिए। मजा किस में है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अरे क्यों सर, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है अल्फा, और अल्फा क्या बताता है, अल्फा बताता है कितना डिसोसिएट करोगे, कितना एसोसिएट करोगे। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। सर अल्फा और आई का रिलेशन, सर अगर डिसोसिएशन होता है तो सर आई और अल्फा का रिलेशन 1 + n-1 इंटू अल्फा, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड। अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा, और ये अपने पास एसोसिएशन की वैल्यू। सर आई और अल्फा का रिलेशन लिख लो, काम खत्म। क्यों सर, अरे भाई 2-3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं कल भी बोला, आज भी ताल ठोक के बोलता हूं, मैं ऐसे छोटी मोटी बात ही नहीं करनी अपने को। सर हमने सिर्फ 2 ही केस बोले थे कि भैया केस 1 आपको जिंदगी में इसके न्यूमेरिकल फिक्स्ड होते, अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। केस 1 आपको क्या दे दिया जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी। अच्छा कुछ लोग साथ में लिख रहे होंगे भाई देख
ये चीज़ें ना घर पे खुद भी करनी है, ये तो मैं बस दिखा रहा हूँ। ये आपको गिवन होगी, क्या निकालना होगा वहाँ से, आई निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा, अल्फ़ा निकालना होगा। फिर किसी ने बोला नहीं सर केस 2 बताइए, केस 2 में क्या होगा, अल्फ़ा गिवन होगा, अल्फ़ा गिवन होगा तो सर आई निकाल दो या फिर अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल दो, बस यही पे एंजॉय करते रहो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल दो। अच्छा फिर किसी ने बोला सर एक बात बताइए, ये तो आपने बता दिया न्यूमेरिकल के केसेस। किसी ने बोला सर एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होते हैं तो उससे क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला चेंज होता है? यस चेंज होता है सर, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला। सर मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला क्या कहलाता है, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला क्या कहलाता है? तो सर देखना अपने पास जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने निकाली थी उन सब का सर याद करो, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज नथिंग आई टाइम्स काई टू। सर पाई डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई टाइम्स के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम, एंड पाई इज इक्वल्स टू आई टाइम्स सी आर टी। पक्का? तो ये रहा सर सारा का सारा वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास, सारा कॉन्सेप्ट सर आपके सामने खड़ा है। ऐसे रिवीजन किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है। सर आप डायरेक्ट सोचोगे कि डायरेक्ट जाके मैं क्वेश्चन कर लूं, तो भैया विराट कोहली को भी ना मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप किसी सिंगर को फॉलो कर रहे हो तो सिंगर गाना गाने से पहले ना 10 बार उस गाने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसको ही पता है एक बार में नहीं होगा। दिक्कत क्या होती है हम लोग की लाइफ में कि सर आप ऐसा पढ़ा दो कि एक बार में जाए क्वेश्चन है। भाई प्रैक्टिस कौन करेगा? ऐसा होता तो टीचर, भाई ऐसा होता तो सब लोग टीचर के पीछे पड़ जाते कि सर ऐसा पढ़ा दो, कुछ ऐसा कुछ पिला दो कि हम लोग से देखते ही क्वेश्चन है। भाई वो चीज़ें कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये जब फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि अरे यार ये दिया है तो आई तो निकाल लूंगा, क्या करना है डिवाइड कर दो। अब ये सब चीज़ें जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक सर आपको परेशान करेगी। पक्का? अच्छा सर हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर रिवाइज हो गया। चलो क्वेश्चन पे आए, खजाना देखें कि आज खजाने में क्या आया है ये देखते। पक्का? चलो भाई खजाने का पहला क्वेश्चन देखो। सर पहला क्वेश्चन, सर ये क्या है? अरे सर ऑब्जर्व्ड मास और मोलर मास, ये कौन कौन कर रहा है मेरे साथ साथ? सर ऑब्जर्व्ड मास, मोलर मास, ये सर क्वेश्चन क्या बोल रहे हो आप, कैसे करूंगा? अरे मेरे शेरों को डर कहाँ लगता है, अब तो हम लोग फ्लो में आ चुके हैं, अब तो हम न्यूमेरिकल देखते ही करते हैं। आई की वैल्यू दे दी गई है, कैसे? तो सर आप ही ने तो बताया था कि नॉर्मल मास को किससे डिवाइड कर देना? सर एबनॉर्मल से, नॉर्मल को एबनॉर्मल से। तो सर नॉर्मल कौन सा है? 164। सर ये ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है कि सर उसने क्या किया होगा, सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया होगा। कितना मास ऑब्जर्व किया है? 65.6 ऑब्जर्व किया हुआ है। अच्छा सर आई आ गया, बोल रहा नहीं सर आई नहीं चाहिए मुझे किसका चाहिए? आयनाइजेशन ऑफ mx2 चाहिए। अब मुझे आयनाइजेशन ऑफ mx2 चाहिए। एक बात बताइए, mx2 टूटेगा तो ये कितने पार्ट में टूटेगा? ऐसे ही टूटेगा शायद, m+2 2x माइनस। एक बात बताओ सर इसका i और अल्फा के बीच का रिलेशन कैसे लिखोगे? सर 3 - 1 इंटू अल्फा, तो i इज इक्वल्स टू वॉट? 1 + 2 अल्फा। i इज इक्वल्स टू वॉट? 1 + 2 अल्फा। हो गया, i इज इक्वल्स टू 1 + 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू वहां से निकाल लो, क्यों? क्योंकि i की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? चल भाई कैलकुलेट करो भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेशन अगर कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ, बाकी लोग अपने पास कैलकुलेशन फास्ट कीजिए थोड़ा सा। डिवाइड बाई 65.6, इसकी वैल्यू आ रही है 2.5। तो सर i की वैल्यू आ गई 2.5, 1 + 2 अल्फा। तो सर ये कितना हो गया? 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1.5, अल्फा इज इक्वल्स टू 1.5, यही है ना 164 डिवाइड बाई 60, ठीक है। और ये कितना हो गया? 0.75। तो सर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.75। भाई साहब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो सर ये अल्फा किस में आया? फ्रैक्शन में। परसेंटेज में कितना आ जाएगा? अल्फा परसेंटेज में निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 75%। आंसर कितना हो जाएगा? 75%। पक्का? सर देखो ना खजाने में तुम्हारे पास क्वेश्चन है, जो लोग सर ये सोच गए उसके बाद ये सोचना था और अल्फा निकालना था। तो सर ये क्वेश्चंस आपको अब mx2 में सोचना कि सर mx2 में कैसे हुआ, तो भैया ये चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस करो। कोई भी सॉल्व दिया तो उसको तोड़ के देखो कैसे कैसे टूटेगा। सर ये चीज़ ना आपको अगर बाई द वे किसी को लगता है इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप ये सोचना ना कि ये फॉर्मूला बना कैसे होगा। तो सर आप बचपन में ऐसा कुछ गेम खेलते होगे कि सर ये फॉर्मूला ऐसे बनाते थे, यहाँ 2 करते थे, यहाँ 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई।
लेकिन अब 12th में हो गए हो तो मुझे लगता है कि 9th 10th की चीज़ें थोड़ी बहुत याद होंगी और आप इसको तोड़ सकते हो पक्का। चलो भाई खजाने में देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है और क्या है सर अगला क्वेश्चन। विच हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, विच हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। सर सबके लिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, 1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन सबके लिए दे दिया गया है। एक्वस जब कुछ ना दिया हो तो यहाँ पे एक्वस मान लिया करो, ये क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये क्या दिया है एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। सर सबकी मोलालिटी सेम है, सबकी मोलालिटी सेम है, बहुत बढ़िया। तो सर पहले तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन देख लेते, I इंटू KF इंटू M। मैंने I से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सर देख लीजिए यहाँ NaCl है, यहाँ KCl है, यहाँ CaCl2 है, यहाँ यूरिया है पक्का। चलो भाई तो डेल्टा KF सेम है, M सेम है, चेंज क्या होगा डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। सर एक बात बताइए I किसका कितना होगा, I इसके केस में I की वैल्यू कितनी होगी NaCl केस में 2, सर इसके केस में I की वैल्यू कितनी होगी 2, इसके केस में I की वैल्यू कितनी होगी 3 और इसके केस में I की वैल्यू कितनी होगी 1 पक्का। तो डेल्टा TF I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, श्योर हो ये ऐसे हो जाएगा। अब किसी ने बोला सर सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। सर आप खुद समझदार हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किस में होगा। सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगर कोई ऑर्डर पूछे डेल्टा TF का, तो डेल्टा TF किस पे डिपेंड कर रहा है I पे। तो आप खुद समझदार हो, बताओ सबसे ज्यादा डिप्रेशन किसका होगा। सर कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का। फिर किसका होगा सर NaCl और KCl का इक्वल हो जाएगा क्योंकि उनका I इक्वल है। और फिर किसका होगा यूरिया का। डिप्रेशन सबसे ज्यादा, सबसे डिक्रीज किसका कर जाएगा CaCl2 का। लेकिन याद करो हमने एक चीज लिखी थी कि सर डेल्टा TF का ऑर्डर ना, डेल्टा TF का ऑर्डर और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं। शायद याद करो हमने नोट्स में लिखा हुआ था। मतलब डिक्रीज सबसे ज्यादा किसका कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड का, वो डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है पक्का। तो सर अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा यूरिया का, फिर NaCl इज इक्वल्स टू KCl इज इक्वल्स टू CaCl2, यही होगा सर पक्का। तो सर मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का। मैक्सिमम पूछता तो किसका हो जाता है यूरिया का हो जाता है। याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का तो खासकर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है एलिवेशन होता है तो सेम ऑर्डर आता है, फ्रीजिंग पॉइंट में एक दूसरे के अपोजिट ऑर्डर आ जाता है पक्का। चलो भाई और देखते हैं खजाने में और क्या है। आज चैप्टर एंड हो रहा है तो अब ऑब्वियस है आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। सर ये क्वेश्चन दिया गया है नैफ्थेनोइक एसिड का दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट वेंटा फैक्टर निकाला है। भाई साहब कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया। सर डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M लिख सकता हूँ और डेल्टा TF आपको कितना दिया गया है डिप्रेशन 2 दिया गया है, I की वैल्यू निकालनी है, KF की वैल्यू कितनी है 1.72। सर मोलालिटी क्या हो जाएगी 20 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होगा C11 है, H8 है, O2 है, C11 12 इंटू 11 132 हो गया, ये 8 हो गया 140 और प्लस कितना हो गया 32, तो 140 प्लस 32 कितना हो गया 172। तो ये 172 हो गया 1000 अपॉन 50। तो सर अब कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे ये 100 आ जाएगा, 172 से 172 कैंसिल, सर 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सर I की वैल्यू ये 5 से 4 कैंसिल, I की वैल्यू क्या हो गई 2/4 और I की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। I की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। देख लो अपने पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। वेंटा फैक्टर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, नैफ्थेनोइक एसिड उसको डिवाइड बाई इसका मास देख लो कैलकुलेट करके। हमने ये फॉर्मूला याद है ना मोलालिटी का फॉर्मूला, आई थिंक सब ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रखा है, मैंने ही पढ़ा है, तो अब सब चीज़ें क्लियर होंगी कि सर ने ये M के बदले इतना बड़ा कैसे लिख दिया। तो सर W2/M2 इंटू 1000 अपॉन मास इन मास ऑफ सॉल्वेंट पक्का हो जाएगा सर। चलिए अब देखो खजाने में कैसा क्वेश्चन है। अब खजाने में NCERT वाला क्वेश्चन है। अब मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, NCERT का एक क्वेश्चन दिया है। क्यों? क्योंकि सर अब NCERT के क्वेश्चंस को आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि यार आजकल ना NTA वालों को बहुत फेवरेट काम हो गया है, वो न्यूमेरिकल में ज़्यादा मेहनत करते नहीं, वो लोग NCERT के एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं कि भाई साहब हम ना कर रहे हैं एक्स्ट्रा मेहनत। क्यों? क्योंकि NCERT ऐसी बुक है जिसपे क्लेम आप कर सकते हो और वो भी बोल सकते हैं कि भाई NCERT ने दिया था तो हमने डाल दिया, गलत भी है तो भी हमने डाल दिया, हमें लगा NCERT ने सब सही किया होगा। तो ये फायदा हो जाता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस करता हूँ। कैल्शियम क्लोराइड दिया है, I की वैल्यू दी हुई है, बोल रहा है कि सर अमाउंट निकालिए, अच्छा मास निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। एक बात बताओ सर, ये जैसे ही दिख गया कि I का फॉर्मूला है तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी CRT
सर पाई की वैल्यू 0.75, आई की वैल्यू कितनी दी है 2.47। सर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो सर W2 अपॉन सर CaCl2 है, तो मैं ऐसे पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू R इंटू टी, यही होता है पक्का। तो एक काम करो, पुट करना शुरू करो। W2 कैल्शियम क्लोराइड का मास देख लीजिए कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का मास 40 और क्लोरीन का 35.1, 35.5, 2 है तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सर ये देख लो अपने पास, अब कैलकुलेशन कर लो, जितना हो सकता है कैलकुलेशन कर दे चले। अपने पास इसका मास निकालना है सर, यही तो नहीं पता, ठीक है। इसका मास आ गया 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में चाहिए, वो लीटर में दिया है सर, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है या लीटर को ml में, देख लो। सर ये प्रेशर ATM में है तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1/12 ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 0.0821 लेंगे उससे भी सही आंसर आएगा। इसको लूंगा तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और कुछ नहीं। टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते हैं। तो सर W2 की वैल्यू अब निकालनी है, क्या हो जाएगा सर, W2 क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 111 इंटू 2500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2.47 इंटू 1000 इंटू कितना हो जाएगा 300। सर ये 0 से 0 चला जाएगा, सर ये 2 डेसिमल से ऊपर नीचे का डेसिमल चला जाएगा, ये 12 से ये 25 टाइम्स हो जाएगा, 25 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा। और अब मेरे पास जो आंसर दिख रहा होगा वो कैसा दिख रहा होगा कि सर 3 इंटू 111 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 247 इंटू 10। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अब 247 है तो 247 को अगर थोड़ा राउंड ऑफ कर दें तो 250 हो जाएगा, 250 हो गया तो मतलब 1/10, तो इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो तो सर इसको एग्जैक्टली भी कैलकुलेट कर सकते, थोड़ा सा मैं राउंड ऑफ करना चाह रहा था, 3.37 आ जाएगा, 3.37 आ जाएगा। तो एग्जाम हॉल में देख लो अपने पास इसका मास कितना हो जाएगा 3.37 ग्राम हो गया। कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है खजाने में। इस तरह के क्वेश्चन जब भी है ना तो बिंदास होकर किया करो। देखो भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन एक एक दो चीजें देख बेटा, न्यूमेरिकल से सीखना है। एनसीईआरटी ना बोलते ना कि यार 1-2 बुक्स होती हैं जिनको जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार कुछ कुछ चीजें नहीं मिलती जाएंगी। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है K2SO4 दिया है, मतलब सॉल्ट है, उसके साथ लिख भी दिया है एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अब भाई साहब खुद समझदार हो, K2SO4 अगर कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो 2K+ आएगा और सल्फेट क्या हो जाएगा 2-, यही होगा। तो सर I की वैल्यू कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो I की वैल्यू क्या आ गई 3। तो सर पहले इसको निकाल लिया, फिर बोल रहा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। तो भैया हम तो समझदार लोग हैं, हमें पता चल गया कि सर I दिया है मतलब फॉर्मूला ये लगेगा पक्का। सर अब निकालते रहो, कितना दिया है, तो सर पाई की वैल्यू निकालनी है, I दिया है 3। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, W2/m2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में इंटू R इंटू टी। सर अब देखो यहाँ पे अगली गलती क्या होगी, एक तो यहाँ निकालना है, दूसरा अगली गलती क्या होने वाली। सर कुछ लोग यहाँ पे होंगे 25 पुट कर देंगे। देख भाई ये 25 mg लिखा है, मतलब 25 मिलीग्राम है। सर याद रखो, इनडायरेक्ट वे में आपकी गलतियों को सही करवाने की कोशिश कर रहा है। 25 मिलीग्राम है तो सर उसको क्या लिखूंगा, 25 डायरेक्ट ना लिख के मिली के लिए क्या लगाते हैं 10⁻³ सर K2SO4 का मास अगर लेते हैं तो K2SO4 का मास लोगे तो K2 का अगर मान लो मैं 40 ले लेता हूँ, 40 × 10 80, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, कितना आ गया 6, और कितना हो गया 14 3 7 176। तो ये कितना हो गया 176 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो सर वॉल्यूम 2 लीटर दिया गया है, मतलब कितना हो गया 2000 ml में। R की वैल्यू सर ATM में निकालना है तो R की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, R की वैल्यू ले लेता हूँ 1/12, और टेम्परेचर कितना हो गया 298 हो गया। सॉल्व करना शुरू कर दो, राउंड ऑफ कर, देखो ये 0 से 0 चला गया, ये 3 से ये कितना हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। ये बच क्या गया मेरे पास, तो मेरे पास I ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर ये आ गई 25 इंटू, सर ये ना 298 है तो 298 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 176
इंटू 2 इंटू 4, यही है अपने पास। तो सर इसको अब कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी एटीएम में। कैलकुलेट करोगे तो अब सीधा सीधा है, इसको 300 ले लेते हैं, इसको 175 ले लो, 300 और 175 लोगे तो उसके आसपास की वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन आसान कैसे की जाएगी एग्जाम हॉल में, इसको 300 ले लेना, इसको 175 ले लेना, देखो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर देखो 325 से कैंसिल आउट करोगे 12 होगा, इसको कैंसिल आउट करोगे 7 होगा, उसके बाद और आसान से कैलकुलेशन होती जाएगी। चलो देख लेते हैं, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आप खुद से, मैंने आपको राउंड ऑफ करके बता दिया कैलकुलेशन करने का, आप इसको देख लो कैसे करोगे। ये हो गया 176 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा पाई की वैल्यू 5.3 इंटू 10 की पावर -3 ATM। तो इस तरह से आंसर निकालते रहो, तो ये अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। तो ये सर क्वेश्चंस जो होते हैं ना एनसीईआरटी, ऐसे हल्के फुल्के में नहीं लेना होता है। एनसीईआरटी बहुत खतरनाक चीज़ है भाई साहब, देख कहाँ कहाँ फंसाया। K2SO4 सॉल्ट है, साथ में लिख भी दिया इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब आई की वैल्यू 3, 25 मिलीग्राम, तो वहाँ पे क्या ले लेना है 25 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम, मतलब 10 की पावर -3। पक्का सर? चलें अब देखो एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है। अब इसको बेटा तू अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अगर तू एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़ेगा ना रो देगा। कैसे करना है हम लोग अब यहाँ पे हम अपने तरीके से करते हैं, और तुम खुद जाके बताना, कमेंट सेक्शन बताना कैसा लगा ये आंसर। आप एनसीईआरटी से कंपेयर करना फिर बताना। ये क्वेश्चन दिया है बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया बेंजीन में, कल ही पढ़ा था। बेंजोइक एसिड पानी में जाता है और बेंजोइक एसिड बेंजीन में जाता है तो क्या होता है सर? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, डेल्टा क्या दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है सर, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है कितना, डेल्टा टीएफ 1.62। अच्छा केएफ की वैल्यू दी हुई है कितना, 4.9। सर अब एक बात बताओ, परसेंटेज एसोसिएशन, मतलब देखो एक हमने न्यूमेरिकल का टाइप किया था, बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है, इससे क्या निकलेगा आई, और आई के बाद क्या निकलेगा अल्फा। कैसे? तो सर इसका डाइमराइजेशन हो रहा है, इसका डाइमराइजेशन हो रहा है, कल ही हमने पढ़ा था कि डाइमराइजेशन होगा। तो डाइमराइजेशन का मतलब क्या होगा सर, ये देखना अपने पास। तो सर आई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कितने पार्टिकल्स इसके डाइमराइज हो रहे हैं इतने, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो सर आई निकाल लेंगे तो अल्फा आ जाएगा। अब आई कैसे निकालें? तो सर आई निकालने का तरीका ये रहा सर, आई इंटू के एफ इंटू एम। अब सर डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 1.62, आई की वैल्यू नहीं दी है, के एफ की वैल्यू कितनी दी है 4.9, मोलालिटी कितनी होगी? तो सर 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कार्बन का 84 प्लस हाइड्रोजन 6 है, प्लस कार्बन 12 प्लस कितना हो गया 32, तो ये 90 हो गया, और ये कितना हो गया 44, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 12 प्लस 32 ना 84, और 12 6 जा, अरे 12 7 जा, और सॉरी मैंने गलती से कैलकुलेशन कर दी। ये देखो कार्बन 6 है तो 72 प्लस 6 का हाइड्रोजन प्लस 12 प्लस अपने पास 32, तो ये हो गया 44 प्लस 6 कितना हो गया 50, और 50 प्लस 122 1000 अपॉन, सर उसका मास कितना है, बेंजीन का मास 25 है। तो सर अब निकाल लो यहाँ से आई की वैल्यू, यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4.9 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 1000। सर ये कैंसिल आउट करोगे 40 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करोगे 40 आ जाएगा, इसको करोगे 61 आ जाएगा। सर एक डेसिमल और नीचे का 2 डेसिमल है, तो सर नीचे करेंगे 2 जीरो आएगा 100 आएगा, ऊपर करेंगे कितना आ जाएगा 10। सर 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, क्या बच गया 162 इंटू 61 डिवाइडेड बाई कितना हो गया सर 49 इंटू 400। सर इसको भी कैलकुलेट करना आप आसानी से कर सकते हो, इसको 60 ले लो, इसको 50 ले लो। भाई एग्जाम हॉल में कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं सीख लो, राउंड ऑफ करो, 160 ले लो, इसको 60 ले लो, इसको 50 ले लो, आंसर विद इन सेकंड निकाल सकते हो अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो। अभी मुझे फाइनल आंसर देना है तो मैं कैलकुलेट करूंगा, रीजन कि आपके पास एग्जाम हॉल में ऑप्शंस देख के आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर अपने पास मुझे अभी बोलोगे सर फाइनल आंसर दीजिए तो मैं ऐसे फाइनल आंसर दे रहूँगा। सर इसका वैल्यू कितना आया 400 0.504, आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.504। एक काम करते हैं पुट कर देते हैं सर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा बाई 2 क्या हो गया 1 माइनस 0.504। अब सर 1 माइनस करेंगे, इसको 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 इज
0.496। तो सर अल्फ़ा कितना आ गया सर 2 टाइम्स 0.496 इंटू 2, तो सर ये कितना हो जाएगा 99%, 0.992। तो सर अल्फ़ा की वैल्यू कितना परसेंट हो रहा होगा? अल्फ़ा अगर परसेंटेज में कोई पूछेगा तो 99.2% क्या हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है। बस सर एग्जाम में बस यही मैक्सिमम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। ये देख बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि एनटीए वालों का फेवरेट है और तुम्हारा भी फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि भाई एनटीए का पेपर तुम्हें भी देना है। तो बस ये सोच के कर लो। अब इसी क्वेश्चन का आंसर तुम देखने जाओगे ना भाई साहब, रो दोगे। वहां पे आपको कुछ नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी थी, वहां से आई निकाला, फिर आई से क्या निकाल दिया, अल्फा निकाल दिया, हो गया। अगर वहां जाके सॉल्यूशन देखो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, भाई क्या ही चल रहा है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, बस एनसीईआरटी ने एक छोटा सा ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट किया है कि भाई साहब ये डेंसिटी दी हुई है। एक बात बताओ, मैंने एसिटिक एसिड का मास नहीं दिया, मैंने तुम्हें क्या दे दिया, डेंसिटी दे दी। तो तुम खतरनाक आदमी हो क्या? सर मास ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकालूंगा? पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ लो। एसिटिक एसिड डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अच्छा ठीक है, मास ऑफ वाटर भी आ गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड वाज, इतना डिप्रेशन डेल्टा टीएफ दिया है। बोल रहा है वेंटर फैक्टर निकालो और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। ये वाला पोर्शन ना अपने को इक्विलिब्रियम से आता है, लेकिन हाँ अगर आपको अभी याद नहीं होगा तो मैं कोई बात नहीं, थोड़ी याद दिला दूंगा। बट देखना यहाँ पे सर 1 लीटर वाटर दिया है। एक काम करते हैं, पानी के केस में मोलरिटी को थोड़ा सेम ले सकते हैं। पहले मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लूँ, मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लूँ, एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड निकालूं तो कितना हो जाएगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 1.06 इंटू 0.6 ग्राम, इतना हो गया पक्का। अब मुझे किसने बोला, पहले मैं वेंटर फैक्टर निकालता हूँ, अल्फा निकाल लेता हूँ, फिर वो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल देंगे। चलो अब किसने बोला सर आप ना बताओ, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, आई इंटू के एफ इंटू एम लिखा था। तो डेल्टा टीएफ कितना है आपका 0.0205। आई की वैल्यू निकालनी है, के एफ की वैल्यू सर पानी के के एफ की वैल्यू नहीं दिया है, ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा आपको 1.86 होता है। तो KF की वैल्यू 1.86 हो गया। मोलालिटी की वैल्यू कितनी हो गई सर, ये मास इसका डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 60 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम हो जाएगा। क्यों? 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम। बस हो गया, आप सॉल्व करते रहिए। आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.0205 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 1.06 इंटू 0.6, ये चला गया, ये कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, ऊपर 4 डेसिमल है, नीचे भी 4 डेसिमल है, तो हटा दो इनको, तो आंसर कितना आ गया 205 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 186 इंटू 106। तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे, आपको दिख जाएगा कि सर इसका आंसर कितना होगा। एक बात बताओ, अगर मैं इसको सही से देखूं तो 105 है, ये 205 है, दोनों को सही से रिलेट करोगे तो आपको आंसर आसपास का दिख जाएगा। 205 00 डिवाइडेड बाई 186 डिवाइडेड बाई 106, 1.04। आई की वैल्यू क्या आ गई 1.04। एक बात बताओ, एसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगा तो उसका आई और अल्फा के बीच का रिलेशन क्या होगा? एसिटिक एसिड डिसोसिएट करता है तो सर वो कैसे डिसोसिएट करेगा, ऐसे ही तो डिसोसिएट करेगा ना सर। इसका आई और अल्फा का रिलेशन क्या होगा, कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है 2, तो इसका आई और अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो सर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आई माइनस 1, कितना हो जाएगा 1.04 माइनस 1 कितना हो गया 0.04। अल्फा कितना आ गया 0.04। सर देख लो अपने पास अल्फा आ गया, आई आ चुका है, अल्फा आ गया। अब मेरे से बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो ये बात कहाँ से निकालते हैं, ये इक्विलिब्रियम से आती है। कोई एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है और कोई वीक एसिड है तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा पुट कर देते हैं, वहाँ से निकल जाता है। मैंने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया अभी आपको, तो इसलिए मैं इसको नहीं टच कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन आप जिसको इक्विलिब्रियम याद है उससे कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ अभी हमने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा तो इसके ऊपर लोड नहीं लेते हैं। बाकी जिस दिन इक्विलिब्रियम रिवाइज हो गया आपके लिए इजी चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा पक्का। मेरा काम था आई और अल्फा निकलवाना, वो मैंने निकाल दिया पक्का। तो सर एनसीईआरटी के सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस हमने कर लिए, सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस कर लिए। अब आते हैं कि सर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नए चैप्टर का नया जोश लेके आते हैं। बहुत सारे लोग आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने दोस्तों को आज से बोला होगा कि भाई चल चल अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो जो लोग भी हैं भाई साहब
हमारी क्लास के बारे में आपके दोस्त ने बता दिया होगा कि हम लोग ना क्वेश्चन बहुत करते हैं, क्योंकि हमें एक दो चीज़ें पता है, फिजिकल में जितना क्वेश्चन करोगे उतना आप उसके मास्टर होते जाओगे। कॉन्सेप्ट आपको जितना अलग अलग तरीके से अप्लाई करने को सीखने को मिलेगा उतना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट आपका होता जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग, अगर जो लोग नए आए हैं, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग आए। ठीक है, अब काम करते हैं, स्टार्ट करेंगे अपनी नई चैप्टर को नए तरीके से। कैसे सर? हमारा चैप्टर है, व्हाट इज चैप्टर्स नेम? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है? केमिकल काइनेटिक्स क्या बोल रहा होता है, क्या चाहता है केमिकल काइनेटिक्स? एक्चुअली देख भाई, केमिकल काइनेटिक्स ना अपनी कहानी है। कैसे सर? सॉल्यूशन में तो चाय बनवाई थी आपने, केमिकल काइनेटिक्स में क्या अपनी कहानी है? केमिकल काइनेटिक्स में ना बेटा तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं। जैसे तुम अपनी बात पहले अपने ऊपर समझ लो, फिर उसके अंदर चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में करना क्या। जैसे तुम किस दिन पढ़ने बैठते हो, तो किस दिन देखा होगा अपने पास ना 2 घंटे बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, 2 घंटे एकदम मज़ा आ रहा होता है, पढ़ाई हो रही होती है। ऐसा नहीं सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है बेटा, उस दिन ना तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। ये ना मुझे बार बार कोई बोल भी देता है सर फिजिकल पढ़ते ठीक लगता है, इनऑर्गेनिक में ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है। भाई वो सब्जेक्ट नहीं खराब होता, आपका अपना मूड भी फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी तुमने खुद भी ऑब्जर्व किया कि यार पढ़ रहे थे, इतना पढ़ रहे थे, इतना मज़ा आने लगा था, या एग्जाम टाइम पे ही हो रहा होगा कि यार 2-3 घंटे 4 घंटे निकल के पता नहीं चल रहा। सर सोचो ना, आप उस टाइम पे आपसे कोई पूछे कि सर आपका इतने पर यूनिट टाइम में कितने पेज पढ़ रहे हो सकता है आप एक घंटे में 4 पेज पढ़ रहे हो, 5 पेज पढ़ रहे हो। उस टाइम पे आपका रेट बोलते हैं पर यूनिट टाइम में, अगर कोई चीज़ मेज़र की जाए, किसी को पर यूनिट टाइम में मेज़र किया जाए, तो आपको बोलेंगे उस टाइम आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। 1 घंटे में 4 पेज पढ़ गए, 5 पेज पढ़ गए, 1 हफ्ते में एक घंटे में एक पूरा चैप्टर कर गए, एफिशिएंसी अच्छी थी। लेकिन उल्टा भी होता है, कभी कभी क्या होता है, आदमी सोचता तो है कि यार होमवर्क करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, पढ़ने बैठे मन नहीं लग रहा, कभी लग रहा है यार इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कभी लग रहा है यार ये कर लेते, कभी लग रहा है वो कर लेते। तो उसमें क्या हो रहा होता है, आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो सर यही सेम चीज़ रिएक्शन में होता है। कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं सर, कुछ रिएक्शंस ना थोड़ा स्लो चलते हैं, तो अब स्लो चलते हैं, कुछ रिएक्शन फास्ट चलते हैं, कुछ रिएक्शन बीच बीच में चल रहे होते हैं। तो यार हम एज अ साइंस स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे कि यार हमें कोई चीज़ फास्ट करानी है या हमें देखना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे तुम अपने बारे में ऑब्जर्व करते होगे कि यार मैं ना इस दिन अच्छे से पढ़ता हूँ, जिस दिन मैं खेल के आता हूँ ना, या जिस दिन मैं मतलब ठीक है मोबाइल कम देखता हूँ, उस दिन मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सिमिलरली रिएक्शंस में होता है। रिएक्शंस में क्या होता है, वो ये देखता है कि कौन सा बंदा है जिसके कारण मेरा रिएक्शन फास्ट हो रहा है, या कौन सा बंदा है जिसके कारण मेरा रिएक्शन स्लो हो रहा है। सेम चीज़ को, इसी स्टोरी को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे कि सर कैटलिस्ट आपका रिएक्शन फास्ट करता है, कैसे फास्ट कर देता है, या फिर आपके अंदर कौन से ऐसा लोग हैं, कौन से ऐसे रिएक्टेंट हैं, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके रिएक्शन को तेज कर देगा या फिर वो स्लो कर देगा। इन सारी स्टडीज़ को हम लोग एक साथ एक चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उस चैप्टर का नाम होता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब कुछ नहीं सर, काइनेमेटिक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वही सेम चीज़, बस यहाँ केमिकल रिएक्शन में है तो काइनेमेटिक्स ना बोल के काइनेटिक्स बोल रहे हैं। ये क्या बताता है, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है। ये क्या बताता है, तो सर ये बताता है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कितने टाइम में कितना रिएक्शन हो रहा है। उसमें सर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, प्रेशर का इफेक्ट क्या है, एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या है। सर कौन कितना फास्ट करेगा रिएक्शन, कौन कितना स्लो करेगा रिएक्शन, कब कैसे रिएक्शंस करा सकता हूं, ये सारी चीजें कौन बताएगा सर, ये चैप्टर बताएगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन सी रिएक्शन कैसे फ्लक्चुएट करेगी, ये सब निकालेंगे। पहले ये चैप्टर समझो। इस चैप्टर में करना क्या है, तुम्हें ये देखना है कि भाई साहब कौन किस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है, कौन किस तरह से टाइम के साथ चेंजेस दिखा रहा है। जैसे तुम्हें एक चीज बताओ, तुम एक सिंपल चीज, कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, रिएक्टेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सोचो, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा ना पक्का, क्योंकि रिएक्टेंट ऑब्वियस आंसर खत्म होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सर किसी रिएक्शन में लोगे तो रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है रिएक्टेंट बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाए और प्रोडक्ट उतना तेजी से ना बने। तो सर ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। श्योर। तो सर केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इसके बारे में डील करता है। फिर आता है सर किसी का रेट क्या होता है। याद रखना जिंदगी भर में, सर रेट ऑफ एक्स बोला ना मैंने, अगर किसी का भी रेट बोला, मैं रिएक्शन की तो अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, रेट ऑफ एक्स बोला तो सर कुछ नहीं, सर आप रेट का मतलब ये याद रखना कि सर चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, जो भी टाइम चेंज, सर आप कितने टाइम में कितना एक्स में चेंज आ रहा है, ये एक सिंपल सी चीज़ रख लेना। सर ये किसी भी चीज़ का रेट को ऐसे डिटरमाइन करते हैं, किसी भी चीज़ का।
आप कभी भी देखोगे रेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि सर वेलोसिटी का रेट बताओ तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम कर देना, सर वही इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर बोलूं डिस्टेंस का रेट बताओ तो चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। थोड़ा फिजिक्स भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक्स है, किसका, रिएक्शन का है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया, केमिकल काइनेटिक्स बोल दिया। कितने टाइम में कौन सा रिएक्शन कितना चलने वाला है, कैसे फास्ट हो सकता है, वो सारी कहानी इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। अच्छा सर रेट ऑफ एक्स बोला, चेंज इन एक्स डिवाइड बाई टाइम टेकन। अच्छा तो फिर किसने बोला सर रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। अब भाई एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन में अब तुम बोलो सर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, तो एक बात बताओ रिएक्शन में क्या चेंज होगा, रिएक्शन में क्या चेंज होगा, सर रिएक्शन में क्या चेंज होता है, किसका चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होता है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन का, सर किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अगर मैं ऐसे बोलूँ रेट ऑफ रिएक्शन को तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को बार बार रिएक्टेंट ना लिख के ऐसे लिखूंगा, या फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम फॉर चेंज। अब सर तुम बोलोगे सर अभी तो आप कुछ और बोल रहे थे कि रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो रेट क्या होगा, किसी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो थोड़ा रुक जाओ। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि किसी रिएक्शन में क्या चेंज होगा, रिएक्टेंट चेंज होगा या प्रोडक्ट चेंज होगा, यही होगा ना। रिएक्शन अगर हो रही है तो या तो रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, यही चीजें होंगी। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं, उसी की चेंज को पर यूनिट टाइम को क्या बोल देते हैं हम लोग, पक्का। किसने बोला सर एक बात बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन को सही से डिफाइन कैसे करेंगे। अगर सही से डिफाइन करने की बात आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कैसे होने वाला है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कैसे होगा, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइंड होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब सर अगर स्कूल के लिए लिखना है उसके लिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, पर यूनिट टाइम। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों भाई, क्योंकि जब भी तुम चेंज मेजर करते हो, देखो पढ़ाई का भी है, आपको ये बोले सर निगेटिव पढ़ाई कर रहे हैं, निगेटिव पढ़ाई नहीं होती है, मतलब ऐसी पढ़ाई करे इसमें सब भूलते जा, पढ़ते हो तो तुम क्या होता है, चीज़ें याद होती हैं, सीखते हो। कोई ऐसी चीज़ थोड़ा होगी सर निगेटिव पढ़ाई हो रही है कि सर मैं ना भूलने की वो ट्यूशन ले रहा हूँ, कि सर मैं ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ, मैं भूलने की ट्यूशन, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली रिएक्शन में हर एक कोई ना चेंज कर रहा होता है, और चेंज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कैसे, अब तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला किसी रिएक्शन के अंदर, अगर किसी रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, अगर किसी रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो मुझे बताओ रिएक्टेंट क्या होगा टाइम टी पे, रिएक्टेंट कहाँ होगा, यहाँ पे। रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये रिएक्टेंट अपने पास, ये क्या है, रिएक्टेंट का ग्राफ है, रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। सर प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये प्रोडक्ट है। तो सर प्रोडक्ट तो इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, यही बनेगा। तो इसने बोला सर आपने तो बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या लेने वाला हूं, सर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं बोलूं तो चेंज इन, अगर मैं बोलूं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये ले सकता हूं। और सर ये क्या होगा, चेंज इन, अब किसने बोला सर आप दोनों ले सकते हो, यस दोनों ले सकता हूं, बस एक ही दिक्कत है सर रिएक्टेंट के केस में मुझे पहले से पता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो सर रिएक्टेंट अगर डिक्रीज करेगा तो एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में से किसी के ऊपर हो सकता है, किसी के ऊपर डिफाइन कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। लेकिन सर रिएक्टेंट का चेंज कैसे निकालूंगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं ROR, ठीक है, ROR शॉर्टकट में लिख देता हूं, तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट का बात करता हूं। रिएक्टेंट क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल, यही होगा। सर रिएक्टेंट फाइनल वाला क्या होता है, सर रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सर उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो वो निगेटिव आएगा। तुम तो बोल रहे हो कि सर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सर यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग माइनस वर्ड यूज करते हैं, ये साइन लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को, चेंज को हमेशा पॉजिटिव लेना है, चेंज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो सर अगर ये निगेटिव टर्म आएगा तो उसको निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस लगा के। मतलब रिएक्टेंट के केस में जब आप चेंज मेजर करते हो तो सर माइनस बाहर लगा देते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट बेचारा डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट की चेंज क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और मैं नहीं चाहता कि उसकी निगेटिव चेंज को मेजर किया जाए, तो क्या लेंगे यहाँ पे, निगेटिव। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा करोगे तो प्रोडक्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट फाइनल, प्रोडक्ट इनिशियल डिवाइड बाय, ये क्या आएगा,
तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो अगर मान लो मैं ऐसे लेता हूँ, ये देखो प्रोडक्ट फाइनल है और प्रोडक्ट इनिशियल है, सर इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये चेंज क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अगर रिएक्टेंट के बारे में बात करूँ, रिएक्टेंट फाइनल है और रिएक्टेंट इनिशियल है, देख लो फाइनल क्या हो गया, नीचे, सर ऑब्वियस इसकी वैल्यू कम होगी, ये माइनस करोगे नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करूंगा, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाता है, माइनस साइन लगा के। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जब भी हम लोग रिएक्टेंट को देखते हैं तो वहां माइनस साइन लगाते हैं, और प्रोडक्ट को देखते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नेगेटिव, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। चेंज जब भी मेजर करते हैं आप पॉजिटिव चेंज मेजर करते हो। मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास 10 रुपये हैं और मेरे पास ना कल हो के 20 हो गए, तो ये चेंज कितने का है, 10 का, चेंज 10 का है ना। फिर अगले दिन बोलूँ यार नहीं ये काम करो 10 थे अब अगले दिन 5 हो गए, तो चेंज कोई पूछेगा कितने का है, तो 5 का ही बोलोगे ना। अरे डिक्रीज हुआ, तो हाँ ठीक है डिक्रीज हुआ भाई, डिक्रीज कितने का हुआ, 5 का हुआ। सर ये माइनस साइन का मतलब पता है क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। रिएक्टेंट यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर हो रहा है। सर रिएक्शन में दो ही चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट क्या होता है धीरे धीरे कम होता जाता है, प्रोडक्ट क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो रिएक्टेंट डिक्रीज होगा मतलब डिसअपीयर होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिसअपीयरेंस होगा, और प्रोडक्ट का क्या होगा, अपीयरेंस होगा। तो ये माइनस साइड कुछ नहीं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन में बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो हम लोग लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में जो मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस रिएक्टेंट का चेंज डिवाइड बाई ये चेंज डेल्टा टी, और यहाँ पे सर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सर इसको याद रखिएगा। सर रेट ऑफ रिएक्शन को मैं एक और तरीके से नाम दे सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, माइनस मतलब डिसअपीयरेंस हो रहा है, किसका डिसअपीयरेंस, सर डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है। और सर इसी को मैं लिखना चाहूँ तो इसको और भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। सर ये प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं इस रिएक्शन में, इस प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। पक्का ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसअपीयरेंस को, प्लस है बिकॉज अपीयरेंस है। श्योर है सर, पक्का। अब किसने बोला कि सर रेट को आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, दो टाइप से रेट मेजर करते हैं। एक होता है एवरेज रेट, मतलब कुछ पार्टिकुलर टाइम में, जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है, और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद करो कुछ ऐसा फिजिक्स में पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब सर एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस अगर मैं टाइम का ग्राफ बना देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस अगर मैं टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, मुझे देखो और बताओ अपने पास। सर अगर मान लो रिएक्टेंट की बात करता हूँ, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो सर अगर मैं इतने बड़े टाइम इंटरवल के लिए मेजर करूंगा ना, अगर इतने बड़े टाइम इंटरवल के लिए मेजर करूंगा, तो सर इसमें क्या होगा, जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो वहां पे कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन होता है, वहां पे डिफाइन होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ RXN, ठीक है ना, ये लिखने का एक छोटा तरीका है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कब डिफाइन होता है, व्हेन टाइम ड्यूरेशन इज या टाइम इंटरवल इज लार्ज। सर जब टाइम इंटरवल क्या हो, लार्ज होता है, तो उस टाइम पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया जाता है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग नहीं होता है भाई साहब, वो सेम चीज़ है, बस वहाँ पे सिंबल जो होगा वो क्या होगा, सर ये वाला यूज़ करेंगे, वहाँ सिंबल जो होगा ये वाला यूज़ करेंगे। किसने बोला नहीं सर मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दीजिए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो सर इसमें क्या होगा, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। सर टाइम इंटरवल स्मॉल हुआ मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता है क्या हो जाएगा, माइनस डी ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी टी, या फिर प्लस डी ऑफ पी डिवाइड बाई डी टी। देख लो
सर ये देख लो अपने पास, मैंने क्या बोला, आप देख लो किस तरह से चीजें कर रहे होगे, आप देखो किस तरह से चीजें कर रहे होगे। मैंने बोला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, टाइम इंटरवल ज्यादा होगा, ये T2 होगा, ये T1 होगा, ये T2 होगा। लेकिन और बहुत कोई पतले डिस्टेंस के लिए पूछ दे, इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए पूछे, तो यहाँ पे जो निकालते हैं ये क्या होगा, अगर इतने बड़े गैप के लिए निकालोगे तो एवरेज रेट निकलेगा, और इतने छोटे से टाइम के लिए निकालोगे क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस निकलेगा। तो इंस्टेंटेनियस मतलब डिफरेंशिएशन, और एवरेज मतलब डेल्टा। बड़ा चेंज है, टाइम इंटरवल बड़ा है तो यहाँ डेल्टा यूज किया, छोटा इंटरवल है तो डी यूज किया। क्योंकि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा जानते हैं, तो हमें पता है छोटे चेंज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन, और बड़े चेंज के लिए डेल्टा यूज कर लो। पक्का। रिएक्टेंट में हमेशा माइनस साइन लगा होता है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, प्लस साइन मतलब अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। पक्का। तो सर देख लो, अब दो टाइप का रेट आ गया, एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट, आपकी मर्जी है। एवरेज रेट लिखा है कहीं तो एवरेज रेट निकाल लो, इंस्टेंटेनियस रेट बोला इंस्टेंटेनियस निकाल लो। सर देखो कहीं भी देखोगे ना, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। टाइम जब 0 है तो मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल्स दिए हुए हैं। सर टाइम जब मान लो कुछ 10 सेकेंड बाद बोला गया, 10 सेकेंड बाद बोला गया, तो सर इसकी मोल्स कॉन्सेंट्रेशन में कैपिटल एल ले लेता हूँ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, मोल्स पर लीटर ले लेता हूँ। 10 सेकेंड बाद मान लो इसमें से 40 चला गया, इधर कितना बच गया, 40 एम, तो कितना हो गया, ये 60 एम हुआ। पक्का, श्योर हो। अब देख लो अपने पास, अगर तुमसे कोई बोलता है कि नहीं सर अब एक काम कीजिए, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे कोई बोलता है कि नहीं सर एक काम कीजिए, ये इस तरह की चीज़ें दी, अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट, इसमें क्या है, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ ये, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ, ये रहा, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि सर अपने पास डिक्रीज हो रहा है, अगर मान लो इसमें से 40 चला गया, ठीक है, अगर इसमें से 40 जा रहा है या 50 जा रहा है या 60 जा रहा है, ठीक है, अगर इसमें 60 जा रहा है तो उधर क्या बन जाएगा, 60 या 40 जो भी बनना है बनेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मान लो इसमें से 100 माइनस एक्स गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। श्योर हो। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मुझे रेट डिफाइन करना है, मान लो किसने बोला कि सर रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं सर दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, या तो मैं किस में मेजर कर लूँ, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, करके देख लो कितना होगा। तो सर कुछ नहीं, ये देख लीजिए अपने पास, डेल्टा आर फाइनल कितना है, 100 माइनस एक्स, माइनस कितना हो जाएगा सर, इनिशियल वाला कितना हो गया सर, ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बाई टी। सर किसने बोला प्रोडक्ट में निकालिए, फाइनल प्रोडक्ट कितना है, एक्स माइनस शुरुआत में कितना है 0, तो एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम कितना है, टाइम 10 सेकंड रख लेते हैं या टाइम ही रखते हैं, तो ये भी कितना आ गया, एक्स बाई टी। सर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा सेम आएगी। रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन देख लो, एक्स बाई टी, अगर मैं टाइम को यहाँ टी ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ टाइम को टी ले लेता हूँ, यहाँ मैं टाइम को टी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम आएगा। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख लो। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज मतलब टाइम इंटरवल बड़ा है, किसने बोला नहीं सर टाइम इंटरवल छोटा हो गया, तो कुछ नहीं, इसी के अंदर क्या करोगे, यहाँ डेल्टा के बदले क्या लगाओगे, डिफरेंशिएशन लगा दो, हो गया। टाइम इंटरवल छोटा हुआ मतलब डिफरेंशिएशन लगा दो। किसने बोला सर ऐसे करते हैं, अगर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को बोला गया तो कैसे लिखेंगे, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो ये रिएक्शन दी गई है, अगर ये रिएक्शन दी गई है, चेंज के बारे में बात की जा रही है कि सर इस रिएक्शन में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन बता किसको रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है चेंज किसका, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का। सर ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑब्वियस है ना भाई, सेम ही, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग रिएक्शन कर रहा है, ऑब्वियस सबके लिए क्या होगा, सेम ही टाइप का चल रहा होगा। हाँ कोई फास्ट डिक्रीज हो रहा होगा, कोई स्लो डिक्रीज हो रहा होगा, वो अलग कहानी है। सर यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, पता है क्या है ये, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये सब क्या है सर, इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर ये लोग ना किसी रिएक्शन में जो आगे जो नंबर लगा होता है, या कोई नंबर नहीं लगा है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 बोल देते हैं ना, जो आगे जो नंबर लगा होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनका एक अलग रोल है, इसके लिए हमें मूल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि सर इसका ए मोल बी मोल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहा है, इसके कितने बन रहे हैं सी मोल्स और इसके कितने बन रहे हैं डी मोल्स।
अब वो सब चीज़ें हमें नहीं पढ़ना, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम अभी पीछे की कहानी पे नहीं जाते, हमें पता है हमारे अंदर बहुत दुख दर्द भरा हुआ है 11th का, तो उसको भी छोड़ देते हैं। अभी हम सिंपल सा एक लॉजिक जानते हैं। अगर मुझे किसी ने बोला कि सर रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इस रिएक्शन का, अगर किसी ने बोला कि सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, पता है मैं कैसे लिखूंगा, और इसी को आपको ना भाई साहब, आपको स्टोइचियोमेट्री आती है, मोल कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी, और प्रोडक्ट कौन है, सी और डी। अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिएक्टेंट के टर्म में लिखूं या फिर प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं। सर प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं या रिएक्टेंट के टर्म में लिखूं, दोनों तीनों चारों के इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं। कैसे? देखो ध्यान से। सर यहां पे देखना, सर माइनस लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूं। सर मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, क्यों? क्योंकि सर ए डिक्रीज करेगा। सर किसने बोला सर माइनस बी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। सर किसने बोला सर सी के रिस्पेक्ट में, सर वहाँ पे सर प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा। और सर अगर डेल्टा डी के रिस्पेक्ट में बोला डेल्टा टी लिखूंगा। अब किसने बोला सर ये एक बात बताओ, ये तो आपने ऐसे लिख दिया, माइनस का मतलब क्या हो गया, डिसअपीयरेंस, प्लस का मतलब क्या हो गया, अपीयरेंस। लेकिन सर एक बात बताइए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या रोल है? सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आप एक सिंपल सी बात बताता हूं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बता रहा होता है, एक मिनट ध्यान से सुनना। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बता रहा होता है भाई साहब? ये बता रहा होता है इसका ए मोल चला गया, इसका बी मोल चला गया, इसका सी मोल चला गया, इसका डी मोल चला गया। लेकिन हम जब भी रेट डिफाइन करते हैं एक मोल के रिस्पेक्ट में करते हैं। ध्यान सुनना, इसका कितना गया ए मोल, इसका कितना गया बी मोल, इसका कितना बना सी, और इसका कितना बना डी। तो सर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, उसमें ऑब्वियस है इसके ए मोल गए होंगे, तो उसको एक मोल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, ए से। सर इसके बी मोल गए होंगे तो सर उसको कैसे एक में कन्वर्ट करूंगा, बी से। सर इसको किससे डिवाइड करूंगा, सी से, और इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, डी से। मतलब अगर किसी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उससे उसको नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर सही से लिखूं, किसने बोला सर ये तो मैंने क्या लिखा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसने नहीं बोला सर इसी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस लिख के दिखाइए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाइए। तो भाई साहब मैं मर्जी है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए के अंदर चेंज ऐसा लिख देता हूं ना, माइनस और यहां पे क्या हो जाएगा 1/a। सर इसको बोला गया तो -1/b डी बी बाई डी टी, और इसको क्या बोलूँगा +1/c डी सी बाई डी टी, और इसको क्या बोलूँगा +1/d डी टी, और ये क्या हो जाएगा, देख लो। सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रोल क्या है कि वो डिवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है, अगर आप उसको सही से याद करो तो इसका ए मोल इसके बी मोल से रिएक्ट कर जाए, तो सर मुझे तो एक ही मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा ना, ऐसे तो हर एक के लिए अलग अलग मोल्स हो गए। तो सर मैं क्या करूंगा, सबको किससे डिवाइड कर दिया, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। उससे क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन ना एक मोल के लिए डिफाइन हो जाएगा पक्का, कि हाँ सर सबका एक एक मोल कितने टाइम में जा रहा है वो निकाल देगा। तो सर रेट ऑफ, अगर कोई तुमसे पूछे ना तो ध्यान रखना अपने पास, अगर इंस्टेंटेनियस पूछे, एवरेज पूछे, बस याद ना, सर कोई भी रिएक्शन दिया है, देखो अपने पास, मान लो ये रिएक्शन दिया गया है कि सर H2 + I2 2HI बना रहा है, तो सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसने बोला, तो मेरी मर्जी है, मैंने क्या लिख दिया माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सर मुझे पता है कि सर H2 क्या होता है, डिक्रीज, माइनस साइड डिसअपीयरेंस बताता है, माइनस DI2 डिवाइड बाई dt। सर ये I2 क्या बताता है, माइनस साइन के साथ डिसअपीयरेंस, और सर ये क्या लिखूंगा प्लस DHI डिवाइडेड बाई, यहाँ पे dt लिखूंगा, लेकिन साथ साथ में 2 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1। बस सर किसी भी रिएक्शन का बोला जाए ना, किसी भी रिएक्शन का बोला जाए, आप सर हमेशा ऐसे देख लो, सर ये रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन है, किसने बोला सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन, अब कौन सी रिएक्शन, जो मर्जी, एवरेज बोले, इंस्टेंटेनियस बोले, जिसमें तुम्हें डिफाइन करना है। मैं हमेशा डिफरेंशिएशन वाला ले लेता हूँ, सर माइनस dN2/dt कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर -1/3 dH2/dt। सर ये 1/3 क्यों किया, बिकॉज इसके एक मोल के सामने इसके कितने मोल्स जा रहे हैं, 3 मोल्स, और इसका 1/2 dNH3/dt।
ठीक है, तो ऐसे बना दो। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे आता है, सर ये क्या हो जाएगा 1/2 dt आ गया, हो गया। सर रिएक्शन निकालते रहो। ये माइनस क्यों लग रहा है? बिकॉज ये क्या बता रहा है? डिसअपीयरेंस को बता रहा है। पक्का? अच्छा सर एक बात बताओ, अगर किसी ने बोला, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं किसी के टर्म में, कोई बोले सर आप सबके टर्म में क्यों लिख रहे हो? अरे भाई मेरी मर्जी है। रेट ऑफ रिएक्शन में चाहे तो रिएक्टेंट को पकड़ के निकाल लूं, चाहे किसी प्रोडक्ट को पकड़ के निकाल लूं, मैं तीनों में से कहीं से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं, तीनों में से कहीं भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं। सर इन चारों में से किसी एक को पकड़ के अपना रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे रिएक्शन का रेट गेस करना है, मुझे ए और बी का इंडिविजुअल गेस नहीं करना। मुझे तो ये देखना है कि हाँ भाई बी का कितना चेंज हुआ, हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, बी का अच्छा इतने मोल्स का चेंज हो रहा है तो बी से डिवाइड कर दिया। सर यहाँ पे सर किसी को भी पकड़ के रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट को, किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ के आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी। दिक्कत क्या होती है कि सर यहाँ पे पढ़ने की, सर ये क्या है, माइनस साइन क्या बता रहा है? डिसअपीयरेंस को। माइनस साइन क्या बता रहा है? डिसअपीयरेंस को। प्लस साइन किसको बता रहा है? अपीयरेंस को। अब देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को, इसको ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, इसको सर एक बात बताऊँ आपको, एक बात बताऊँ, रेट ऑफ रिएक्शन ये किसने बोला? अगर किसी ने बोल दिया कि भाई साहब एक बात बताइए, व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, बताओगे ये कौन सा? मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? डिसअपीयर हो रहा है मतलब dN2 बाई क्या लिख देंगे? dt। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dN2 बाई dt। डिसअपीयरेंस ऑफ N2 ऐसे ही लिखोगे। सर ध्यान से सुनना, ये रेट ऑफ, सर और क्या डिसअपीयर हो रहा है? तो सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, सर अगर H2 की बात करूंगा तो वो कितना होगा? सर वो भी कितना, डिसअपीयरेंस किसका देखना है? सर माइनस dH2 बाई क्या आ जाएगा? dt। सर किसने बोला सर यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, किसका अपीयरेंस हो रहा है? सर अपीयरेंस ऑफ NH3 हो रहा है। तो सर इसका अपीयरेंस मतलब क्या हो गया? सर dNH3 बाई, सर dNH3 बाई क्या आ जाएगा? dt। पक्का? सर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये किसका है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस H2 का है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है। एक बात बताना, इन तीनों में से सर ये माइनस dN2 बाई dt, सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज इक्वल टू ROR। क्यों? क्योंकि सर देख लो, मैथमेटिकली देख लो, दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन सर ये वाला किसके इक्वल होगा? अब देखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से इसको क्या बोलूंगा? 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर जिस स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका 3 टाइम्स स्पीड से H2 के मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। सर सिमिलरली सर इसको क्या बोलूंगा? इस वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अपीयरेंस ऑफ दिस। तो सर ये कितना होगा? जिस स्पीड से ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जा रहा होगा उसके, ये रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। 1 मोल इसका जा रहा है तो इसके कितने मोल जा रहे हैं? 3 मोल जा रहे हैं। तो अगर कोई रिएक्शन चल रही है, अगर एवरेज आपने निकाल रखा है, रेट की बात करें तो इसके 1 मोल जाएंगे तो इसके कितने जाएंगे? 3 जाएंगे ना। तो सर अगर आप देखो तो dN2 बाई dt किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन के, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं लगा था, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था? 1। लेकिन बाकी लोगों का देख लो, इसका वैल्यू 3 कैसे आया? सर 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इंडिविजुअली तो लिख ही सकता हूँ ना। थोड़ा ध्यान से देख, हर एक चीज़ को ना थोड़ा समझना है कि भाई ऐसे नहीं कि हाँ सब ऐसे मतलब हवा में चल रहे हैं। ये देखो, अगर मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, कोई भी रिएक्शन लेता हूँ, मान लो ये कंबशन रिएक्शन लिया, ये मैंने कंबशन रिएक्शन ले लिया, किसका? सर इसका रिएक्शन ले लिया, कंबशन रिएक्शन। मुझे अब थोड़ा सा चीज़ें बताना है। अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर ये रिएक्शन दिया हुआ है, किसने बोला सर रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख के दिखाओ, मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ कैसे? सर DCH4, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाई dt, डिसअपीयरेंस हो गया, माइनस 1/2 DO2 का डिसअपीयरेंस। सर ये चीज़, ये कितना हो गया? प्लस DCO2 बाई, सर DCO2 बाई क्या आ जाएगा? dt, और प्लस 1/2 DH2O अपॉन क्या आ जाएगा? dt हो गया। यही होगा ना सर? सर रेट को लिख दिया। अब किसी ने बोला नहीं 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 सर ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे ना एक बात बताइए, इस रिएक्शन को तो आपने ऐसे लिख दिया, मुझे एक बात बताओ, मुझे ना सर आप ये बताओ कि सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 बताइए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 किसको बोलेंगे? अपीयरेंस मतलब प्लस और DCO2 बाई dt को। तो सर ये किसके इक्वल है? एग्जैक्टली वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, शायद एग्जैक्टली वही है। क्यों? क्योंकि सर ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो रही है? रेट ऑफ। सर रीजन
चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाता है। आप देखो ना, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। क्योंकि सर इसका 1 मोल जाएगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है। इसके कितने मोल जा रहे हैं 2, तो ऑब्वियस है ना भाई साहब, आपका रिएक्शन एक ही होगा, लेकिन इसके कितने चले गए मोल, बेचारे के 2 चले गए। इसका कितना जा रहा है 1, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। सर याद रखना, सर कोई बंदे के आगे अगर 2-3 लगा है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब उसका सर ना वो 2-3 मोल जा रहा होगा जब एक बार रिएक्शन हो रही होगी। तो देख लो सर, ये देखो, अगर किसने बोला नहीं सर रेट ऑफ, अगर मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O बताओ, अपीयरेंस ऑफ H2O बताओ, क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ H2O क्या हो जाएगा सर? उसको क्या लिखेंगे? प्लस DH2O बाई, उसको क्या लिखेंगे? DH2O बाई DT लिखेंगे, यही होगा, यही लिखेंगे। सर एक बात बताओ, DH2O बाई DT क्या होगा? सर ये वाली चीज को क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में 1 मोल रिएक्शन होगी उतने टाइम में सर 2 मोल्स किसके चले जाएंगे? 2 मोल्स किसके आ जाएंगे? H2O के। किसने बोला नहीं सर एक काम कीजिए, आप ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए। किसका डिसअपीयरेंस? किसका? CO2 का, सॉरी CO2 कह रहा हूँ, O2 का, O2 का बताइए, आप O2 का बताइए, मतलब माइनस DO2 बाई dt बताइए। सर माइनस DO2 बाई dt, माइनस DO2 बाई dt, सर ये वैल्यू किसके होगी? सर इसका पूरा रिएक्शन एक बार होगा, तो इसके कितने मोल्स चले जाएंगे? 2 मोल्स चले जाएंगे, तो सर 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। देख ले भाई, अगर मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर डिसअपीयरेंस बताओ, किसका? सर डिसअपीयरेंस ऑफ CH4 बताओ, मतलब माइनस D CH4 बाई DT पूछ दिया गया, तो सर ये सीधा सीधा दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये सीधा सीधा मुझे दिख रहा है किसके इक्वल? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। पक्का? तो सर रेट ऑफ रिएक्शन किसी एग्जाम हॉल में किसी भी रिएक्शन का लिखना चाहो लिख सकते हो, बिना हिचकिचाहट के, बस कुछ नहीं, ये ऐसे कर। सर आपसे कोई बोले यस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी को भी पकड़ के निकाल सकते हो, किसी को भी पकड़ के निकाल सकते हो। हाँ, उसके बाद आप सबको आपस में रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन आपने मान लो CO2 को पकड़ के निकाला, तो बाकी लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी होगा वो रिएक्शन के हिसाब से कर लेना। मान लो कहीं पे ऐसा दे दिया, मान लो ऐसा दे दिया जाए, अगर मैं ऐसा दे देता हूं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन में ऐसे लिख दिया जाए कि सर टाइम जब 0 है, तो टाइम जो 0 है तो इसके मोल्स हो गए, इसके 10 मोल्स हैं, 10m है, और टाइम जब अपने पास 10 सेकेंड बीत गया तो सर इसके ना 4m हो गए, ऐसा लिख दिया गया नाइट्रोजन के बारे में। तो मुझसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट, पहली चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दूसरी चीज़ सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। डिसअपीयरेंस ऑफ सर N2 एंड H2 दोनों का डिसअपीयरेंस रेट बताइए। एंड तीसरी चीज़ सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बता दीजिए। ये 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं सर, कुछ नहीं, आपको स्टोइचियोमेट्री को देख लो। आप सर पहली चीज़ ये बताओ, पहली चीज़ ये बताओ मुझे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे रिएक्शन का लिख सकते हो आप लोग कैसे? तो सर माइनस DN2 बाई DT, ये DN2 बाई DT इज इक्वल्स टू सर माइनस DH2 बाई DT, लेकिन इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सर 1 बाई क्या करूँगा? 3 कर दूंगा सर, यहाँ पे 1 बाई 3 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या होगा? 1 बाई 2 DNH3 बाई DT। शायद इस रिएक्शन को देख के हम लोग यही लिख सकते हैं ना, देख लो ये रिएक्शन देख के ऊपर वाला यही लिख सकते हैं। मुझे क्या दिया गया है? मुझे ना सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में दिया गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा? इन तीनों में से किससे निकाल सकता हूँ? एग्जाम हॉल में इसके बारे में दिया गया है, तो इसका फाइनल कितना है सर? 4, इनिशियल कितना है 10, और डिवाइड बाई टाइम का चेंज कितना है? 10 सेकेंड का, ठीक है। तो सर कितना आ गया? 6/10, मतलब कितना हो गया? 0.6 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यही होगा अपने पास, यही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने किसी एक को पकड़ के निकाल लिया, किसी एक को पकड़ के निकाल लिया रेट ऑफ रिएक्शन, तो सर पहला ऑप्शन तो हो गया 0.6 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये आ गया। लेकिन किसने बोला सर आपने तो ये तो बताया ही नहीं, आपने ये तो बताया ही नहीं कि सर ये चीज़ तो बताई ही नहीं। अब देखो भाई, रेट ऑफ सर डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? खुद से सोचो,
डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? सर डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखोगे? माइनस dN2/dt। सर इस इक्वेशन से माइनस dN2/dt किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। मतलब सर डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा? 0.6 मोल्स पर सेकेंड इनवर्स। सर किसने बोला नहीं सर मुझे हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस बताओ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने स्पीड से डिसअपियर हो रहा है? तो सर डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताना है, माइनस dH2/dt बताना है, माइनस dH2/dt बताना है। मतलब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताऊंगा? तो सर ये कितना टाइम्स होगा? 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने एक को पकड़ के निकाला और उसी के ऊपर अपना सारा कैलकुलेशन करके चला गया। सर लास्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सर NH3 बता दो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या हो जाएगा? सर NH3 का अपीयरेंस क्या हो जाएगा? सर प्लस DNH3/dt हो जाएगा। सर यहाँ बताना इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, और इसीलिए ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 0.6 1.2 मोल्स सेकेंड इनवर्स हो गया। तो सर आपके ऊपर है, क्वेश्चन में आपको किसी एक का चेंज देगा, उससे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो और एक के चेंज को पकड़ के बाकी सारी चीजें निकाल सकते हो। किसी एक की चीज को पकड़ के बाकी सारी चीजें निकाल दो। श्योर हो? सर देख लो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अटेम्प्ट होंगे। किसी एक का चेंज दिया था आपको, सिर्फ नाइट्रोजन का चेंज दिया था, आपने वहां से पकड़ के बाकी सब कुछ निकाल दिया कि हाँ भाई ये होगा ये होगा ये होगा। सर रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक को भी, इन तीनों में से किसी एक को पकड़ के निकाल सकते थे। हाँ ये पता है कि सर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 3 मोल्स जाएगा, तो ऑब्वियस है जितनी स्पीड से नाइट्रोजन डिसअपियर होगा उसकी 3 टाइम्स स्पीड से कौन डिसअपियर होगा? हाइड्रोजन डिसअपियर होगा। जितनी स्पीड से सर नाइट्रोजन डिसअपियर होगा उसकी 2 टाइम्स की स्पीड से अमोनिया बनेगा। ये सब कैसे आ रहा है? तो बिकॉज ऑफ सर रिएक्शन। रिएक्शन के आगे क्या लगा है? सर इसी को तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। यही तो रिएक्शन के बारे में बता रहा है ना कि इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 3 मोल जाएगा, इसका कितना 2 मोल जाएगा। तो अगर इसका 1 मोल डिसअपियर हुआ तो इसका कितना डिसअपियर होगा? 3 टाइम्स। तो सर इसका कितना बनेगा? 2 टाइम्स। यही बात करने के तरीके को बस चेंज किया गया। मैथमेटिकली आपसे क्वेश्चंस बनवाया जा रहा है। पक्का सर हो जाएगा? कोई रिएक्शन तो लिख दोगे? पक्का? चलो एक काम करो, मान लो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर ये 3 चीजें अपने पास रिलेट करना। किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है अगर आपको, तो आप कुछ नहीं, आप सिंपल सा क्या करोगे? सर हर एक रिएक्टेंट हर एक प्रोडक्ट के टर्म्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो और निकाल भी सकते हो। किसी एक का दिया है तो उससे भी आप बाकी लोगों को निकाल सकते हो। कैसे? तो सर जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर SO2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? SO3। सर ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 2। ये बैलेंस कर दिया मैंने। चलो अब मुझे किसने बोला कि सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऐसा लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 चेंजेस फ्रॉम 100 m, टाइम जब 0 है बगल में लिखा है, टू 40 m, टाइम यहां लिखा हुआ है 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट सर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। आपको ये बोला जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। फिर बोला जा रहा है कि सर रेट ऑफ कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। फिर क्या बोला जा रहा है कि सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सर क्या बता दीजिए? SO2 एंड O2 बता दीजिए कि दोनों किस रेट से डिसअपियर हो रहे हैं। और तीसरा कि सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 बता दीजिए। सर SO3 किस रेट से अपीयर हो रहा होगा, इस रिएक्शन में SO3 किस रेट से अपीयर हो रहा होगा। तो सर इन तीनों की कहानी को देख लो। पहली चीज़ क्या करोगे कि सर मुझे ना ये लाइन लिखी हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका पता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? तो सर -d SO2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt, या फिर प्लस माइनस अभी भी O2 जा ही रहा है ना, माइनस d O2 डिवाइडेड बाई सर dt, और ये कितना हो गया? प्लस d SO3 डिवाइडेड बाई सर 2 dt। यही होगा शायद। सर ये डिसअपियर हो रहे हैं और वो क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है।
अच्छा, किसने बोला सर एक काम कीजिए, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बताइए। ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है SO3 के अंदर चेंज देख लो, कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है सर, माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए सर, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा, टाइम का चेंज कितना है सर 10 सेकंड का, तो कितना हो गया। अच्छा, कोई भी उल्टा मत कर देना कि सर पता चला सर इधर 100 में माइनस में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसीलिए डिक्रीज करता है, इसीलिए हम लोगों ने माइनस लगाया है सर। -60 हुआ प्लस 60 डिवाइड बाई 20 कितना हो गया 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। कैसे निकाला, तो सर SO2 से निकाल दिया मैंने, लेकिन अब वो क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन तो पहला पार्ट तो आ गया सर, वो क्या बोल रहा है कि मुझे ना ये सब नहीं चाहिए, मुझे बताओ कि सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 बताओ। सर अगर पूरे रिएक्शन के रेट में देखें डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 मतलब मुझे सर इसकी वैल्यू बताइए आप, DSO2/dt की वैल्यू, इसकी वैल्यू बताइए। तो सर एक बात बताओ, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, DSO2, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी सर 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। सर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला हुआ है सर उसके कितना कर दीजिए 6 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सर इसका देख लो, किसने बोला नहीं सर मुझे तो रेट ऑफ, आप क्या निकाल के बताइए, डिसअपीयरेंस ऑफ, सर मुझे डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 बताइए, तो वो क्या है -DO2 बाई सर क्या आ जाएगा dt, और सर ये कितना हो जाएगा सर -DO2/dt, ये वाली चीज़ क्या हो गई, सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के, तो सर ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा सर ये देख लो लास्ट वन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 बोला गया, तो -DSO3 बाई सर dt निकालना है, प्लस DSO3/dt निकालना है, वो कितना होगा 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें निकालते रहो। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन सारी चीज़ें निकाल सकते हो सर, आप ना किसी रिएक्शन को पकड़ के उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, बस आपको करना क्या है सर, ये वाली लाइन लिखने आनी चाहिए और इसका मीनिंग पता होना चाहिए सर, ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये चीज़ मैं बात करूं, मैं एक सिंपल सा फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, देख भाई सिंपल सा ये रिएक्शन दिया हुआ था, फिर से एक बार देखो भाई और ट्राई करना, थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। मुझसे बोला गया सर रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन सीधा 1/a dA/dt लिख दिया। ठीक है, फिर किसने बोला सर इसको ये बताइए 1/b dB/dt लिख दिया। ठीक है सर, किसने बोला नहीं सर अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखूं तो dC/dt लिख दिया, और अगर मैं बात करूं सर 1/ ये d हो गया, d ये कितना हो गया d, ये अपने पास dt हो गया, ये लिख सकता हूँ। किसने बोला नहीं सर मुझे बताइए रेट ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखो अब सब रिवाइज करा रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सर a बताइए, तो दिस रिप्रेजेंटेड बाय -dA/dt। क्यों, क्योंकि माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसअपीयरेंस को। किसने बोला सर डिसअपीयरेंस ऑफ b बताओ, माइनस ऑफ b बताओ, डिसअपीयरेंस बताओ इसका, तो सर डिसअपीयरेंस ऑफ b कितना हो जाएगा, दैट इज -dB/dt। ठीक है, किसने बोला सर रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ, किसका, रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ c का, तो अपीयरेंस ऑफ c कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सर प्लस dC/dt। एंड सर अगर किसने बोला कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d बताओ, तो अपीयरेंस ऑफ d कितना हो जाएगा, ये रहा सर, पूरा का पूरी कहानी ये रही। ठीक है, अच्छा किसने बोला सर रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके साथ क्या होगा सर a टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, इसके केस में क्या हो जाएगा सर a टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा किसने बोला इसके केस में, तो सर b टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, और a और b ये सब क्या हैं, तो सर इसके टाइम में c टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, और सर अपने को ये देख लो, और इसके केस में d टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया, करते रहो। तो सर ऐसे निकालते रहो, किसी रिएक्शन में ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी एक को पकड़ के निकाल लो, और उसके बाद बाकी लोगों को कैलकुलेट करते रहो, हो जाएगा। श्योर है सर?
ये देख लीजिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। आज हमने क्या देखा कि सर कोई भी रिएक्शन पकड़ लो, किसी भी टाइप की रिएक्शन पकड़ लो, उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज, प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज। रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो उसको डिसअपियरेंस बोलेंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा उसको अपीयरेंस बोलेंगे। रेट किसको बताता है, किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि सर कितने टाइम में कितना चेंज, ए के अंदर कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, बी के अंदर में कितना टाइम चेंज हो रहा है, सी के अंदर कितना टाइम चेंज हो रहा है, डी के अंदर कितना चेंज हो रहा है। अब सर सबको एक मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, तो सर ए मोल है, ये बी मोल है, ये सी मोल है, ये डी मोल है, तो सर इसको सबको क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, ए से, बी से, सी से, डी से। पक्का, क्योंकि हम जब भी डिसअपियरेंस निकालेंगे तो ए का एक मोल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज अपने पास, किसने बोला कि सर आपने तो यूनिट बताया ही नहीं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सर या तो आप मोल्स पर लीटर पर सेकंड ले लीजिए। अब क्यों, क्योंकि सर आप ऊपर क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हो गया डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम सेकंड में हो सकता है, किसने बोला नहीं सर आप इसको चाहते तो कैपिटल एम मोलालिटी अपॉन सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। सर दोनों मर्जी है। किसने बोला नहीं सर मैं तो टाइम अपने पास ये लूंगा, सर सेकंड के बदले मिनट लूंगा। अरे भाई तेरी मर्जी है। तो सर इस केस में क्या हो जाएगा, सर टाइम की आज़ादी है, आप जिस मर्जी में ले लीजिए। टाइम बस ये देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे चाहें तो आवर इनवर्स ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर आवर इनवर्स भी टाइम चलेगा, बस हाँ टाइम उसी में फिर वैल्यू पुट करना, सबके लिए फिर आवर ही चलेगा, सबके लिए फिर मिनट ही चलेगा, सबके लिए सेकंड ही चलेगा। अगर आपसे कोई पूछे तो आप सेकंड लेके चला कीजिए, क्योंकि सेकंड जो होता है एसआई यूनिट होता है, तो टाइम का सेकंड यूनिट लेके चला कीजिए। पक्का। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया तो सर यहाँ पे ना एक दो चीज़ें और बोली जाती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रखना। रिएक्टेंट डिक्रीज होता है लेकिन भाई उसको भी माइनस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो डिसअपियरेंस को दिखाता है। प्रोडक्ट अपने पास। अब किसी ने बोला सर रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में क्या, अरे क्या बात कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर सर रिएक्शन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन कर देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के वो देखोगे सर कितने टाइम में कितना रिएक्शन होगा, उसके हिसाब से अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो रिएक्शंस 3 टाइप की आ जाती हैं भाई साहब। और देखो कल से हम लोग क्या पढ़ने वाले, रिएक्शन 3 टाइप की आ जाती हैं। एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा सर, जैसे एसिड प्लस बेस करोगे, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, सॉल्ट प्लस क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब ये क्या है सर, विद इन सेकेंड हो रहा होगा। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब टाइम क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा, वेरी लेस होगा सर, वेरी लेस होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन। अब भाई ये बात करो, अब ये देखो वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। अब सर रस्टिंग ऑफ आयरन रिएक्शन तो हो रही है लेकिन भाई साहब टाइम के बाप रे, अब देख लो ना, खुद से सोच लो, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, अब ये टाइम लगा रहा है भाई 2 महीने 4 महीने, टाइम इतना बड़ा है कि यार अपन नहीं सोच रहे क्या ही देखेंगे यार। इसके केस में क्या हो रहा है, डेल्टा टी बहुत ज्यादा लार्ज है भाई साहब। तो इन दोनों केस में याद रखना, केमिकल काइनेटिक्स ना ही इसमें पढ़ेंगे ना ही उसमें पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो कल से हम जो स्टार्ट करेंगे सर, ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन कि हाँ सर कितने टाइम में कितना चेंज। इसके केस में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है चेंज होने का, इसके केस में टाइम बहुत कम लग रहा है। आप मतलब जैसे ही कि आप भाई सेकंड्स में थोड़ा ना ऑब्जर्व कर पाओगे जल्दी जल्दी, तो इसके केस में भी काइनेटिक्स नहीं, मजा इसमें भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये तो फास्टली खत्म हो गया, इसके केस में स्लो हो गया। हम किसके अंदर चेंजेस करते हैं, हम चेंज करते हैं जिसके पास मॉडरेट रिएक्शन होती है। मॉडरेट रिएक्शंस की बात करते हैं। मॉडरेट रिएक्शंस में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो एवरेज स्पीड से चल रही होती है। मॉडरेट रिएक्शन में हम केमिकल काइनेटिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एज स्टडीड टू इनहांस या फिर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें आप चीजें देखोगे लेकिन इसमें अब कोई जरूरत ही नहीं, इसमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बहुत टाइम कम है भाई, ऐसे ही फास्ट हो रहा है, क्या जरूरत है आपको फास्ट या स्लो करने की, इसमें कुछ ज्यादा ही स्लो हो रहा है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन तो भाई ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके केस में तो हम लोग जो पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, कल से जो हम केमिकल काइनेटिक्स में आगे जाएंगे तो याद रखना सर 3 टाइप की रिएक्शन होती है, एक बहुत फास्ट होती है, एक मॉडरेट रिएक्शन होती है और एक वेरी स्लो रिएक्शन होती है। मॉडरेट रिएक्शन वो है जिसमें क्या होगा कि हो सकता है कोई बच्चा, जैसे देख अब कोई बहुत टॉपर है तो उसको तो क्या ही समझाओगे, तुम जाके थोड़ा सजेशन दोगे, तुम किसको समझा सकते हो कि सर जो बीच में स्ट्रगल कर, जैसे तुम आप ही बैठे हो, तुम अपने दोस्त को किसको दो, अब जो दोस्त पता है कि यार अब एकदम ही पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, तुम उसको थोड़ा ना बोलोगे चल भाई यूट्यूब पे एक बैच चल रहा है, फ्री में चल रहा है, पढ़ लेते हैं वहाँ पे,
ऐसा नहीं बोलोगे ना, ऐसा थोड़ा बोलोगे सर अरे कोटा के टीचर फ्री में पढ़ा रहे भाई, यूट्यूब पे पढ़ा रहे, अलग सर ने ऐसा ऐसा कर रखा है, नहीं बोलो, क्योंकि पता है यार वो ऐसे भी नहीं पढ़ना, फालतू का आएगा, पता चला कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है भाई अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड बताना, अपना ये वाला गेम का पासवर्ड बताना, वो पूछ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस तुम्हें पता है कि भाई उसमें कुछ होना नहीं है, साल लग जाएंगे तब जाके उसके अंदर चेंज ना आए, वो पता चला अगले साल ड्रॉप करेगा तब जाके कहीं पढ़ाई करेगा। अब एक बंदा है जो ऑलरेडी तुम्हारी क्लास में टॉप कर रहा है, वो ऑलरेडी तुमसे पहले बैच ज्वाइन करके बैठा हुआ है, वो बोल रहा है मैं तो पहले से बैठा हुआ, मुझे पहले से पता था भाई साहब होने वाला है ऐसा। अब तुम उसको क्या समझाओगे, उसको क्या ही बोलोगे, तुम किसको समझाते हो, तुम उसको समझाते हो जो भाई तुम्हारी बराबरी का होता है कि भाई चलना देख, वो बोलेगा तुझे कि हाँ यार मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम उसको बोलते हो अरे रुक जा भाई हमारे पास सॉल्यूशन है, हमें ना पीडब्ल्यू ने एक सॉल्यूशन दिया है, हम लोग सिलेबस कर लेंगे। एक दो लोगों का तो कमेंट्स भाई सिलेबस हो जाएगा डोंट वरी, 11th भी होगा ये भी टेंशन मत ले भाई, लेकिन 12th पे तो फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के स्कूल के एग्जाम्स ये चीज़ें होती हैं, तो आप मत लोड लो, आप अपने अपने हिसाब से करते रहोगे। हाँ भाई मुझे अब किसी को है कि सर ऑर्गेनिक अभी भाई आ जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक ही शुरू होगी, डोंट वरी। लेकिन हाँ ये सब चैप्टर ही मेजर चैप्टर्स हैं, इसके ऊपर फोकस करो, चीज़ें देखो कि अरे यार सर ने क्या बोला, इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत फास्ट है, एक बहुत स्लो है, फायदा नहीं। लेकिन सर इसके केस में मॉडरेट रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपना दोस्त है, अपने को दोस्त को समझा सकते हैं कि भाई तेरा पढ़ने का मन नहीं है ना तब भी पढ़, क्यों, क्योंकि भाई पढ़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, मन होना ना होना वो सब खेलने में चलता है। सर मुझे कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए मेरा होगा कि हाँ भाई मेरा मन कर रहा है, दिल कर रहा है कि हाँ जाऊँ तब जाऊँगा, नहीं मन करेगा नहीं जाऊँगा। लेकिन सर अब पढ़ाई में ऐसा करोगे ना तो फिर भैया पढ़ाई मज़े लेना शुरू करती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ाई में सबसे ज़्यादा वैलिड होती है कि अगर पढ़ाई के मज़े लोगे बेटा ना तो बाद में ना यही पढ़ाई तुम्हारे मजे लेना शुरू कर देती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ शांति से देखो, मॉडरेट रिएक्शन में पढ़ेंगे। सर रिएक्शंस को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा तेजी से होगा उसको नहीं पढ़ेंगे, बहुत स्लो होगा उसको नहीं पढ़ेंगे, मॉडरेट रिएक्शन पढ़ेंगे। अच्छा अब किसी ने बोला सर रिएक्शन के जब टाइप बता ही रहे हो तो रिएक्शन के 1-2 टाइप और बता देता हूँ, फिर अगली क्लास से सर हम आगे शुरू करेंगे। रिएक्शंस में देखो तो एक टाइप और होती है, एक रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, एक होता है एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, या फिर इसको सिंपल रिएक्शन बोल देते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप ना लेके आप सीधा एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दो, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में देखो डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ये रिएक्शन जो होती है ना एक स्टेप में हो जाती है, रिएक्शन ऑकर्स इन 1 स्टेप। मतलब सर ये ऐसा है कि अगर आपको ए से बी जाना है तो सर ये ए से बी डायरेक्ट जाएगा, लेकिन इसमें देखोगे तो इसमें क्या होगा सर, इट ऑकर्स इन मोर देन 1 स्टेप। जहां पे इट ऑकर्स इन मोर देन 1 स्टेप, जहां एक से ज्यादा स्टेप लगता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सर मान लो मुझे ए से बी जाना है तो पता है ए से बी डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, ए से पहले सी जाऊंगा, सी से फिर क्या जाऊंगा, बी जाऊंगा, ये मेरा क्या होगा स्टेप 1 होगा, फिर मेरा क्या होगा ये स्टेप 2 होगा, 2 अलग अलग स्टेप में गया। फाइनली रिएक्शन क्या हो रहा है, ए टू बी। फाइनल रिएक्शन क्या है, अभी भी यही है, फाइनल रिएक्शन क्या है, यही है। क्यों, क्योंकि सी इंटरमीडिएट होगा, कट गया, सी कैंसिल आउट हो गया। जहां मैं कहां रहा हूं, ए से बी ही जा रहा हूं, लेकिन इसमें एक स्टेप में नहीं जा रहा हूं, मैं अलग अलग तरीके से जा रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में चला गया, तो इसको क्या बोल देंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। और आगे से जहां मैकेनिज्म आ जाए समझ जाना वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पक्का। जहां एक स्टेप में रिएक्शन हो जाए उसको एलिमेंट्री बोल देंगे या सिंपल रिएक्शन बोल देंगे, और जहां एक स्टेप से ज्यादा हो जाए समझ जाना भाई अपने पास क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पक्का। तो सर आज देख लो केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन को देखोगे तो सर उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको रिलेट कर दो। सर उसके बाद किसी का डिसअपीयरेंस क्या होता है, किसी का अपीयरेंस क्या होता है। रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। अगर टाइम इंटरवल बड़ा है तो वहां बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर टाइम इंटरवल छोटा है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पक्का यहाँ तक की चीज़ें हो जाएंगी सर, श्योर हो, पक्का। चल भाई ये देख ले अपने पास, ये चैप्टर अब तुझे ही पक्का करना है, अब ये चैप्टर तुझे ही पक्का करना है। सॉल्यूशन चैप्टर के हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगली क्लास में 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर के फिर से लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और इसके भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर के आ रखे होंगे, वो सब प्रैक्टिस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।